हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए 23/8/2024 को जो सेकंड शिफ्ट में यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका क्या है ये सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। यानी अधिकतम प्रतिशत वृद्धि बताना है क्या है। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ दे रखा है और चाय किसको दर्शा रहा है, ये जो ब्लैक वाला है ये आपको चाय को दर्शा रहा है। आपको बताना है कि अधिकतम वृद्धि किस में हुई है। देखिए देखिए तो देखिए 2020 में कितनी उत्पादन था तो 13 था और 2021 में कितना है 15 है। तो कितनी की वृद्धि हुई तो 2 की वृद्धि हुई है, कितने पे 13 पे। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 का। ऐसे 2021 में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो निकला ये 2021 का निकला है। ठीक है, 2022 में कितना हुआ है तो 2022 में जो हुआ है वो, तो इसमें भी 2 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है तो 13 कितने पे हुई है तो यह हुई है आपकी 17 पर, सॉरी 15 पर। ऐसे 2023 में क्या हुआ है, 2023 में हुआ है आपका 3 की वृद्धि, क्योंकि 20 है तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, कितने पे होगी आपकी तो ये आपकी 17 पे होगी। गुणा कर देखो, परसेंटेज पूछा तो 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, 3 साल का डेटा हो गया ये। अब आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है तो देखिए ये 2/13 है, ये 2/15 है। चूंकि यहाँ पे बेस अधिक है और यहाँ बेस कम है तो इससे इससे ज़्यादा तो इसमें वृद्धि होगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब रही 2/13 और 3/17 की बात। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 इंटू 100 यानी कि 200/13 होगा, वो कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 13 कम 13 7 13 पंजे 65, यहाँ 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। और इसका कितना आएगा 200 बट्टे कितना है 200/15, ये हो जाएगा आपका 15 कम 15 और 5 बच्चे 15 45, इसका 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका कितना आएगा तो 300/17 कितना हो जाएगा आपका 17 कम 17 13 बच्चे और 17 7 119 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इन तीनों में वृद्धि किस में सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में है 2023 वाले, यानी कि जो 17 वाला है वो कितनी की वृद्धि है तो 17 पॉइंट समथिंग की वृद्धि है। ऑप्शन चेक करिए 17 पॉइंट समथिंग किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजन राशि 96 रुपये थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 पे अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी तो देखिए 10 ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 96 से 10 नहीं कटेगा, क्योंकि पॉइंटों में आएगा, जबकि हमें पूरा पूरा आना चाहिए। उसके बाद मान लेते हैं कि 8 क्या थे छात्र थे, यदि 8 छात्र थे और 96 रुपये कुल खर्चा था तो प्रत्येक हिस्से में कितना पड़ेंगे तो 96/8 यानी कि 12 रुपये पड़ेंगे प्रत्येक के हिस्से में। ठीक है, तो यदि 12 रुपये प्रत्येक के हिस्से में पड़ रहे थे पहले, अब क्या है 4 छात्र नहीं आए तो अब छात्र कितने रह गए 4 छात्र रह गए, क्योंकि 8 छात्र माने थे। तो अब प्रत्येक हिस्से में कितने पड़ेंगे 4 से भाग करेंगे 96 में, तो अब प्रत्येक हिस्से में पड़ेंगे 24, जो कि इससे कितने रुपये अधिक पड़ रहे हैं प्रत्येक हिस्से में 12 रुपये अधिक पड़ रहे हैं, जबकि कितने अधिक पड़ने चाहिए 4 रुपये अधिक पड़ने चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 12 से चेक करते हैं, यदि मान लीजिए 12 छात्र थे तो प्रत्येक हिस्से में कितने पड़ेंगे 96/12 यानी 8 रुपये पड़ेंगे पहले। अब क्या है 4 छात्र नहीं आते, अब छात्र कितने हो जाएंगे 8 छात्र हो जाएंगे। तो जब 8 छात्र थे तो 96 रुपये के हिसाब से प्रत्येक हिस्से में कितने पड़ेंगे तो 96/8 यानी कि 12, यानी आप कितने रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं तो प्लस 4 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला है। यानी ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है 10 आमों की कीमत कितनी होगी। 6 की 90 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 90/6 यानी कि 15 रुपये, तो 10 की कितनी हो जाएगी गुणा 10 कर देंगे, कितनी हो जाएगी 150 रुपये। तो 10 आमों की कीमत कितनी हो जाएगी 150 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एक राशि का भुगतान 1764 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजन 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। दर कितनी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 रुपये पे है तो आपको 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यानी 21 रुपये। अगले साल भी क्या होगा ये 21 रुपये हो जाएगा। कुल मिला के 20 × 20 400, ये कितना हो जाएगा 441। ठीक है, देखिए इसको यहाँ समझिए, यहाँ जगह कम है, इसको काट दीजिए। देखिए 5% का मतलब कितना होता है 1/20। 1/20 का मतलब 20 रुपये में 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगी। ठीक है, यानी 21 रुपये आपका मिश्रण हो जाएगा। अगले साल चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। ठीक है, अब चूंकि किस्त क्या है समान है दोनों वर्षों में, तो इसको किस्तों को समान कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस वाली लाइन में 21 का गुणा कर देंगे। ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी 21 का गुणा 21 में करेंगे 441 और 21 दूनी 42 यानी कि 420।
यानी कि 400 प्लस 420 कितना हो गया, तो 820, और ये हो जाएगा आपका 842। ठीक है, 842। अब देखिए प्रत्येक किस्त का है सामान है, तो इसका मतलब 441 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1764। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1764/441 यानी कि 4। और हमारा कुल धन कितना है 820, तो 820 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 3280 रुपये, यानी कुल राशि कितनी थी, तो 3280 रुपये कुल राशि थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी और बी एक कार्य को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया, तो बी ने इस कार्य को कितने दिन में किया होगा। देखिए देखिए, दो व्यक्ति हैं सी और बी, सी कर रहा है किसी काम को 18 दिन में और बी कर रहा है इसको 24 दिन में। दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा, तो ये एक काम करेगा 4 दिन में, सॉरी 4 एक दिन में करेगा 4 काम, और एक दिन में करेगा ये 3 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 8 दिन में कितना काम कर दिया होगा उन्होंने, तो 8 7 56, यानी 56 काम कर दिया होगा। 72 काम था, 56 काम कर दिया, कितना काम बचा, 16 काम। इस 16 काम को कौन करेगा, क्योंकि सी तो चला गया, अब काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो 16 काम करने में कितना समय लगेगा, 16/3, यानी कि 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया, और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। देखिए प्रत्येक जो काम कर रहे हैं वो 75 दिन में कर रहे हैं, यानी ए भी 75 दिन में कर रहा है और बी भी 75 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम 75 ही हो जाएगा, और इनके प्रत्येक एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट काम हो जाएगा। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय के बाद कार्य छोड़ दिया। कार्य छोड़ के कौन जा रहा है, ए जा रहा है। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा कर लिया। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, सॉरी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। बी ने 23 दिन में काम किया अंत के, तो 23 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 23 गुणा 1, यानी कि 23 यूनिट काम कर दिया होगा बी ने। शेष काम कितना बचा था, 75 माइनस के 23, यानी कि 52 काम बचा। इस 52 काम को किसने किया होगा, तो शुरू में दोनों लोगों ने एक साथ काम किया था, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 1 और 1 2 यूनिट काम कर रहे थे दोनों मिलके। तो 52 काम को दोनों ने मिलके तो किया था, तो 52 काम को करने में कितना समय लगा होगा, 52/2, यानी कि 26 दिन का समय लगा होगा। यानी उन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, तो उन दोनों ने मिलके 26 दिन काम किया, जिसमें ए ने भी 26 दिन ही काम किया, क्योंकि 26 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात 20% हटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए पहले कीमत थी आपकी, पहले मान लेते कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, 25% की वृद्धि होगी, यानी 125/100। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका, फिर आपका 20% घटा दिया, यानी कि 80/100, फिर 10% फिर बढ़ा दिया, यानी 110/100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 खत्म, 100 से ये बार दोनों जीरो भी खत्म, 25 से 5 बार और 25 से ये 4 बार, 4 से 2 बार, 2 पंजे 10, 10 × 11 यानी 110, यानी जो 100 कीमत हमने मानी थी वो कितनी होगी, वो 110 होगी। कितनी की वृद्धि हुई, तो 100 पे 10 की वृद्धि हुई है, 100 पे 10 किसकी वृद्धि हुई है, 10 की, तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, जो औसत होगा वो वाला। तो 120% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 320, 120% की वैल्यू कितनी है, 320, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 बटे में 120 गुणा 100। ठीक है, 20 के 120, 20 पंजे 100, 3 से 2 से 3 बार, 2 से 16 बार, 16 पंजे 80, यानी कि 800/3। ठीक है, यानी कि औसत जो मूल्य है वो कितना है, 800/3 रुपये। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे, तो देखिए ये आपका 180 हो जाएगा, ये आपका 280 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 800/3। हम लगा दीजिए एलिगेशन, देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 54, 540, 540 में से 540 को हम घटाएंगे 800 में से, कितना बचेगा, 260/3।
ऐसे इसको हटाएंगे, 28 दिया 84, यानी 840 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40/3। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 3 से 3 खत्म, 20 से 2 बार, 20 से 13 बार, क्या अनुपात आ गया 2:3, यानी वो किस अनुपात में मिलाया जाएगा तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ए की दुगनी गति से चला जाता, यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। देखिए इनकी जो स्पीड का रेशियो है ए और बी की, वो क्या है 2:3। ठीक है, ये क्या है स्पीड का रेशियो है। सभी को पता है कि टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, 3:2। इसको 3 यूनिट समय लग रहा है तो इसको 2 यूनिट समय लगेगा, यानी कितना अधिक लग रहा है तो इसको 1 यूनिट समय अधिक लग रहा है, किसको ए को। ठीक है, 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जो दे रखी है आपको 15 मिनट के बराबर। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 या 45 मिनट। ठीक है, इसका मतलब ए को कुल समय लग रहा था पहली कंडीशन में, वो कितना लग रहा था, वो लग रहा था आपको 45 मिनट। क्लियर, अब पहली कंडीशन में 45 मिनट लग रहा है, अब क्या कर रहा है वो चाल को दोगुना कर देता है। जब चाल दोगुनी हो जाती है तो समय क्या हो जाता है आधा। पहले 45 मिनट लग रही थी तो अब कितना लगेगी 45 का आधा, यानी कि 22.5 मिनट। ठीक है, कब लगेगी जब चाल डबल हो जाएगी तब। पहले जब नॉर्मल चाल से चल रहा था तब 45 मिनट लग रही थी, अब चाल क्या कर दी उसकी डबल चाल करने से क्या होगा समय आपका आधा हो जाएगा, यानी अब कितना समय लगेगा तो 22.5 मिनट लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है और उसी समय में वह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। देखिए 3 गुना का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए पहले कोई राशि पी थी तो अब राशि कितनी हो जाएगी 3p हो जाएगी, यानी मिश्रण कितना हो जाएगा 3p, मूलधन कितना था p था, तो हमें ब्याज कितना मिल गया, ब्याज हमें मिल गया 2p, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रण माइनस के मूलधन। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या है 6 गुना होने का मतलब क्या है, यदि कोई राशि p थी तो अब राशि कितनी हो गई है 6p, इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिल गया है तो हमें ब्याज मिल गया है 5p, क्योंकि मिश्रण माइनस के मूलधन क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, आपसे दर पूछिए तो देखिए, जब आपका ब्याज कितना है 2p, जब आपका ब्याज कितना है 2p तो आपकी दर कितनी है 5%। जब आपको ब्याज कितना मिल रहा है 5p तो आपका दर कितनी हो जाएगी, देखिए ये 2 का कितना है 2.5 गुना, कितना है 2.5 गुना। ठीक है, तो दर भी कितनी हो जाएगी 2.5 गुनी, 5 का 2.5 गुना कितना होता है 12.5, तो कितने परसेंट हो जाएगा 12.5%। ठीक है, जब दर 12.5% हो जाएगी तो आपका जो राशि है वो कितनी गुना हो जाएगी तो 6 गुना हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। देखिए जो पेंशन है वो क्या है और पिछले 3 वर्षों के औसत के आधे के बराबर है, औसत के आधे के बराबर। मान लेते हैं कि पिछले 3 वर्ष थे, उनमें उनका योग कितना था तो एक्स वाई और जेड। ठीक है, तीनों का योग कितना हो जाएगा 3 साल का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत के लिए क्या करेंगे हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग कर दिया तो ये उनका औसत हो गया, और औसत का भी आधा यानी बटे में 2 और कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके पेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी जो पेंशन होगी वो कुल योग के 1/6 के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, उसने बोला है उसका जो वेतन है वो 1993 को 380 रुपये प्रति माह था, और 1/10 84 और 1/10 85 को 40 रुपये राशि की वृद्धि के साथ, यानी 40 रुपये देय राशि की वृद्धि के साथ वृद्धि हो जाती है। जब उसमें वृद्धि कितनी हो रही है तो 40 रुपये की उसमें वृद्धि हो रही है। तो जरा ये बताइए, पहले उसका वेतन कितना था 380 रुपये, अब 1/10 को उसका वेतन कितना हो जाएगा 380 प्लस 40 यानी कि 420, फिर 1/10 84 कितना हो जाएगा तो 420 में कितनी की वृद्धि होगी 40 की, कितना हो जाएगा 460, और फिर 1/10 85 कितना हो जाएगा 460 में फिर 40 की वृद्धि होगी हो जाएगा 500। ठीक है, कुल मिलाकर उसका वेतन कितना हो गया, तो कुल मिलाकर उसका वेतन हो गया तो ये हो जाएगा 0 8 और 1380, कुल मिलाकर उसके तीनों साल का वेतन कितना हो गया 1380 हो गया। ठीक है, और उस वेतन का कितना पेंशन कितना बनना है 1/6, यानी कुल वेतन का 1/6 क्या बनना है उसकी पेंशन बन रही है। तो पेंशन कितनी हो जाएगी, पेंशन हो जाएगी उसकी 1380/6 यानी कि 6 दूनी 12 6 तिया 18, 230 रुपये उसकी क्या बन जाएगी उसकी पेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी राशि का 70% 0.35 है तो उस राशि 120% कितना होगा।
देखिए 70% की वैल्यू दे रखी है 0.35, 120% की वैल्यू पूछिए तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 0.35 अपन में 70 इंटू 120, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 7 से कटेगा ये 0.5, 0.5 इंटू 12 कितना होता है 0.6, यानी कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। यानी कि 120% कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी, तो उसका लाभ कितना था। तो मान लीजिए उसका अंकित मूल्य कितना, उसकी लागत कितनी थी, लागत उसकी 100 थी, तो उसने 25% बढ़ा के अंकित मूल्य देखा, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 100 का 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। अब वो 125 पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो 16% की छूट भी दे रहा है, तो इसका मतलब 125 का 84% निकाल देंगे, 100 माइनस के 16 यानी 84% निकाल देंगे। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 21 बार, 21 पंजे 105, यानी जो कीमत वस्तु की 100 रुपये थी अब वो कितने में बेची जा रही है, तो 105 में बेची जा रही है। तो 100 वाली चीज़ 105 में बेची जा रही है, कितने का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे, तो 100 पे। कितना परसेंट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, कितना परसेंट हो गया ये 5%, यानी कितने परसेंट लाभ पे बेची जा रही है वो 5% लाभ पे अभी भी बेची जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत कितना है 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर कितना है 100 रन है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का जो औसत है वो कितना है 38 रन है, तो न्यूनतम स्कोर क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराए थे, जो आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराए थे, सब में इस टाइप का क्वेश्चन था कुछ ना कुछ, तो आपने किया होता तो आराम से क्वेश्चन आपका हो जाता। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर, सर्वोच्च मान लेते हैं x और न्यूनतम मान लेते हैं y, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। और दोनों का योग कैसे निकलेगा, तो देखिए 30 पारियों में कितना हो सकता, तो 40 था, 28 पारियों में कितना हो गया 38 हो गया, यानी यदि वो दोनों पारियों में 40-40 रन तो उसे बनाने ही बनाने थे, ठीक है। उसके अलावा कितने रन और बनाने थे, तो 2 की कमी हुई है, 40 से कितना हो गया 38 हो गया, 2 की कमी हुई है कितने पे 28 पारियों में, यानी 56 की कमी और होगी, यानी इतने रन उसको और बनाने चाहिए थे। कुल मिला के दोनों पारियों में योग कितना हो जाएगा 40-40 80, 80 और 56 136, यानी जो शेष 2 पारियां उनमें कुल मिला के उन्होंने कितने रन बनाए होंगे, तो 136 रन उन्होंने बनाए होंगे, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए, यानी शेष 2 पारियों का जो योग निकल के आया वो 136 रन निकल के आ गया, ठीक है। तो x माइनस बाई की वैल्यू 100 है, x प्लस बाई की वैल्यू 136 है, तो बाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों डिफरेंस का आधा, यानी 136 और 100 का आधा, 136 और 100 का डिफरेंस कितना होगा 36 होगा, और 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, यानी न्यूनतम स्कोर कितना हो गया, तो न्यूनतम स्कोर हो गया उसका 18 रन, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या बोलो, लेकिन न्यूनतम मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस दे रखा है आपको 100, और दोनों का योग कैसे निकाला मैंने, तो 2 का कमी हुई है, तो 40 पारियों पे 2 की कमी, तो 80 की कमी हो गई, ठीक है। इन 2 की कमी हुई है, 40 दूनी 80 की कमी, तो यही होगी दोनों मिला के। उसके अलावा 28 पारियों में कितनी कमी होगी, तो 2 की 28 दूनी 56 की कमी हो जाएगी, कुल मिला के 136 की कमी होगी, यानी दोनों पारियों में मिला के उन्होंने 136 रन बनाए होंगे। तो 136 यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 136 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी कि 18 रन, ठीक है। तो इसका न्यूनतम स्कोर कितना था, तो न्यूनतम स्कोर उसका 18 रन था। नेक्स्ट देखिए, एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया था, तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। देखिए देखिए 2000 टुकड़े थे, 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का ऑप्शन देता है, लेकिन अनुमान के हिसाब से 5% क्या होते हैं, गुणवत्ता फेल हो जाते हैं। तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100, 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100, यानी 2000 में से 100 तो फेल ही हो गए, बच्चे कितने 1900 बच्चे, और 1900 को बेचेगा कितने रुपए के हिसाब से 50 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचेगा, कितने की बेचेगा ये 19 पंजे 95, यानी कि 95,000 के बेच देगा। लेकिन जो 95,000 के बेचे उस पर कितने रुपये का लाभ कमा रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, कब, तो 95,000 रुपये में बेचने पर। तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कितनी बेची जा रही है, तो 5 में बेची जा रही है। 5 की वैल्यू कितनी है 95,000, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 95,000 बटे में 5 गुणा 4, तो 5 से कटेगा आपका 19,000 बार, ठीक है।
19 गुणा 4 यानी कि 76,000, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया 76,000। ठीक है, और लाभ कितने कमा रहा था, तो 95,000 कमा रहा था पहली कंडीशन में, लेकिन वो कह रहा है कि उसके 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया। तो जो 2,000 थे 50% को अस्वीकार कर दिया गया, अब उसके पास कितने बचे, तो 2,000 का 50% यानी 1,000 तो उसके फेल ही हो गए, बचे कितने, 1,000 बचे। अब वो 1,000 को बेचेगा, किस रेट पे बेच रहा है, 50 के हिसाब से, तो कितने में बेचेगा, तो 50,000 के बेच पाएगा। ठीक है, उसने 76,000 खरीदे थे, 50,000 के बेच पा रहा है, तो कितने का लॉस कमा रहा है, तो 76,000 माइनस के 50,000 यानी कि 26,000 का उससे क्या हो रहा है, लॉस यानी कि हानि हो रही है। आपसे हानि ही पूछिए कितने का नुकसान हो रहा है, तो 26,000 का वो नुकसान ले रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर राव को 80% की हानि हुई है, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। 80% की हानि मतलब यदि क्रय मूल्य इसका 100 था तो 20% की हानि यानी कि 80 रुपये में बेच रहा है, जो किसके बराबर है, 6400 रुपये के बराबर है। तो 100 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो 80 की वैल्यू 64 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 बटे में 80 गुणा 100। ठीक है, तो 80 से कटेगा ये 80 बार, 80 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 8,000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह उसे 580 में बेचता तो उसे उसका लाभ हानि की दोगुना होता, यानी उसका जो लाभ था उसकी हानि का दोगुना होता। स्कूटर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, देखिए पहले कंडीशन में जो हानि हो रही है उसका हम एक्स मान लेते हैं, और जो लाभ हो रहा है उसका दोगुना हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x। यानी इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 460 और 580 का अंतर कितना होता है, तो अंतर होता है 120। तो 3x की वैल्यू 120 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40, यानी उसे 40 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि हमने हानि मानी थी x, तो 40 रुपये की हानि हो रही है कब, जब हम 460 में बेच रहे हैं, तो 460 रुपये में बेचने पर हमें 40 रुपये क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य प्लस हानि किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो इसको मतलब जो टू व्हीलर है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है और धारा के साथ में 72 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है, नाव की गति बताइए। देखिए मान लेते हैं कि नाव की गति क्या है, x किलोमीटर, और धारा की गति क्या है, 22 किलोमीटर। यानी धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 4 बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यानी कि 72/12 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल घट जाती है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/16 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा किसकी है, नाव की चाल, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 6 + 5 बट्टे में 2 यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं आपको टाइप कराने से भूल गया था। देखिए मैंने हमने आप लिख लिया है, देखिए पाई चार्ट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है और अंकित मूल्य कितना है, 280, यानी जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना अधिक है, 40% अधिक है। यानी यदि हम लागत मूल्य को 100 मान लें तो 40% अधिक, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होता है, यानी कि जो अंकित मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 140, जो कि 140 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 280 के बराबर। तो यहाँ से 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 280 बटे में 140 गुणा 100, यानी 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200। यानी कि उस वस्तु का जो अंकित क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, यानी उसका लागत मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया, लागत मूल्य हो गया उसका 200 रुपये। ठीक है, अब पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त लागत क्या है। ठीक है, आपसे पूछा है कि एक प्रति में प्रयुक्त कागज लागत क्या है। ठीक है, कागज लागत कितना है, 25% है, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, तो 200 का 25% हो जाएगा आपका 200 गुणा 25 बटे में 100, यानी कि 25 दूनी 50, यानी जो कागज में लागत लग रही है वो कितनी लग रही है, 25%, यानी कि 50 रुपये लग रहे हैं कागज की लागत में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के समय का दुगना है, तो धारा की गति क्या होगी। देखिए मान लेते हैं जो दूरी है वो क्या है, डी है पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में क्या मानते हैं कि जो
धारा की गति है वो भी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति कितनी दे रखी है, यानी व्यक्ति की गति क्या दे रखी है, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 22.5 किलोमीटर जाता है, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने धारा की गति कितनी मान ली, धारा गति हमने मान ली x किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। तो दूरी बटे में चाल किसके बराबर होता है, समय के बराबर। और ये चाल कौन सी होगी, तो दोनों की चाल जोड़ रही है, इसका मतलब धारा की दिशा में चाल होगी। और दूसरी कंडीशन में दूरी बटे में चाल, यानी कि 22.5 माइनस के x, ये चाल कौन सी, विपरीत दिशा में चाल है, ठीक है। ये भी समय है, दूरी बट्टे चाल समय, दूरी बट्टे चाल समय। ये विपरीत दिशा में समय है और ये अनुकूल दिशा में समय है। अब ये जो समय दे रखा है कि विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है वो अनुकूल दिशा में समय के दूने के बराबर लग रहा है। तो ये बराबर कब होगा, जब इधर 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डी से डी खत्म, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, 22.5 का गुणा किस में होगा इधर, तो 2 गुणा 22.5 कितना हो जाएगा 45 माइनस के 2x बराबर 1 का गुणा इधर करेंगे तो ये 22.5 ही रहेगा प्लस के x, 2x इधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा और 22.5 इधर आएगा, 45 में 22.5 घटा देंगे तो 22.5 ही बचेगा। x बराबर कितना आएगा 22.5 बटे में 3, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमने क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, तो धारा की चाल कितनी होगी 22.5 किलोमीटर, सॉरी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का मासापा कितना होगा। तो देखिए भिन्नों का मासापा क्या होता है, भिन्नों का मासा निकालने के लिए अंश यानी कि 1, 2, 3 और 4 का मासा जो कितना होगा, तो उसका 1 ही होगा, और बटे में कितना आएगा 2, 3, 4 और 5 का लासा जो कितना हो जाएगा, जो लासा हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा इसका 1/60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रति सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव बचते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। देखिए इस क्वेश्चन को आप 100 मान के तो हो नहीं रहा, उसका तो कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा, लेकिन यदि इसको आप ऑप्शन से करोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे ऑप्शन से। देखिए 2 तरह के अधिकारी हैं, सचिव है और वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी। उसके बाद में देखिए पहली कंडीशन में कह रहा है यदि 15 सचिव चले जाते हैं, मान लीजिए 15 सचिव आपके चले गए। अच्छा ऑप्शन से करना है तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं हम 30, ठीक है, पहला ऑप्शन हम क्या मानते हैं 30। तो कुल सचिव कितने थे, 30 सचिव थे, जिसमें से 15 आपके चले गए, तो बच्चे कितने, तो आपके 15 ही बचे, ठीक है। और जो बच्चे सचिव हैं, 15 सचिव छुट्टी पर जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी बचते हैं, यानी 15 बच गए तो प्रत्येक के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी बच रहे हैं। इसका मतलब अधिकारी कितने बच रहे हैं, 15 दूनी 30 वरिष्ठ अधिकारी बच रहे हैं, ठीक है। अब उसमें उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी छुट्टियों पर जाने 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी पर जाने के पश्चात, देखिए अब अधिकारी बच रहे हैं 30, उसमें 45 कैसे चले जाएंगे, तो 45 तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुल अधिकारी 30 बच रहे हैं, उसमें 45 कैसे चले जाएंगे, तो वो तो जाएंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन उठाइए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यदि हम सचिव को कितना मान लें, सचिव को मान लें 40, ठीक है, तो उसमें से 15 चले गए छुट्टी पे, बचे कितने, तो बचे आपके 25 बचे, क्लियर, 25 बचेंगे। उस 25 का क्या कह रहा है फिर, जितने सचिव बचते हैं प्रत्येक के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो अधिकारी कितने होंगे, तो 25 का डबल यानी कि 50 अधिकारी होंगे। अब 50 में से कितने जा रहे हैं, 45 जा रहे हैं वापस, तो अब कितने अधिकारी बचे, तो 5 अधिकारी बचे। अब जो अधिकारी बचे प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर कितने सचिव बचने चाहिए, 5 सचिव। सचिव कितने बचे थे, 25 बचे थे, यानी इसका 5 ही तो गुना बचा, जो कि हमारे समीकरण को क्या कह रहा है, संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी के ऊपर 5 सचिव बचने चाहिए, तो 5 के ऊपर 5 बचेंगे तो 25 सचिव बचने चाहिए, जो कि आपके बचे हुए हैं 25 सचिव। इसका मतलब ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 40। नेक्स्ट देखिए 285, 510 और 1440 का महत्तम समावर्तक बताइए। तो महत्तम समावर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो देखिए 4 से तो 5 कट ही नहीं सकता, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक कितना है 5, तो 5 कटेगा नहीं 14 से कभी भी। और देखिए 16 से भी क्या हुआ, 5 नहीं कटेगा, और बचा 17 और 15, 17 से काट के देखिए तो 17 से आपका 144 कभी नहीं कटता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए
देखिए ये क्वेश्चन है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक हो। देखिए विपरीत दिशा में चाल कितनी है, विपरीत दिशा में इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50% अधिक कितनी हो जाएगी, तो 18 का 150% कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कौन सी चाल है, ये आपकी अनुकूल दिशा में चाल है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 27 किलोमीटर। x क्या है, हमने x मान लिया नाव की चाल और y मान लिया धारा की चाल, और x माइनस के वाई कितना है विपरीत दिशा में, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, पूछा है आपसे धारा की दिशा में नाव की गति, क्या पूछा है, नाव की गति पूछा है। ठीक है, तो नाव की गति यानी कि x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के, लेकिन नाव की गति नहीं पूछा, क्या पूछा, धारा की गति पूछी है, तो ये कितना धारा की गति कैसे निकालेंगे, धारा की गति आपकी बाई है, बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का डिफरेंस का आधा, 27 18 का डिफरेंस कितना होता है 9, 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 8 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 16 मीटर, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 8 है, ऊंचाई कितनी है 16, 2 से कटेगा 4 बार 16 चौका 64, 64 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 की स्पीड से और अगले 200 मीटर 50 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा में यानी उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए औसत गति क्या होगी। देखिए समान दूरी पहले तय कर रहा है, समान दूरी ही बाद में तय कर रहा है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x/y अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, x क्या है पहली चाल, y क्या है दूसरी चाल। ठीक है, तो देखिए पहली चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है, तो दूसरी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 8 5 40, 40 दूनी 80, यानी कि 800/13, 800/13 का मतलब कितना होता है 13 × 78, 2 बच्चे और 20 हो जाएंगे, 13 कम 13, 7 बचेंगे, 13 पंजे 65, 61.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब क्या है क्वेश्चन खत्म हो गए, यदि आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो मैथ का तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बना के डाल दिया जाएगा। तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए जो भी है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, जय हिंद जय भारत।